मिडल ईस्ट। आखिर ये मिडल ईस्ट स्टार्ट कहाँ से होता है? ये है, अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएं तो ये स्टार्ट होता है इजिप्ट से। ऊपर तुर्की, जिसको अब तुर्की कहते हैं, यहाँ सीरिया, फ़लस्तीन, इसराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, कतर, ईरान, इराक़ और जनाब ये हो गया मिडल ईस्ट। यानी समझे जो ये ईरान से और जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है, यहाँ तक मौजूद है मिडल ईस्ट। लेकिन क्या मिडल ईस्ट नाम का वाकई कोई इलाका है या ये टर्म आई है कहीं से? तो रियलिटी में मिडल ईस्ट कोई इलाका नहीं था, ये इलाका बेसिकली वेस्ट अफ्रीका एशिया कहलाता है। क्या सारे मुल्क वेस्ट एशिया में शामिल है मिडल ईस्ट के? नहीं जनाब, इजिप्ट शामिल नहीं है। इजिप्ट तो अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीका में। और कुछ वेस्ट एशिया की ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जो जिन्हें मिडल ईस्ट में शामिल नहीं किया जाता। बिल्कुल जनाब, जॉर्जिया, अज़रबैजान और आर्मीनिया, ये 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि वेस्ट एशिया में तो आती हैं, लेकिन किस में नहीं आती? मिडल ईस्ट में नहीं आती। नो, ये मिडल ईस्ट का नाम दिया किसने? देखिए, ये जो कभी दुनिया के हुक्मरान होते थे, ब्रिटिश, लंदन स्टैंडर्ड टाइम, ग्रीनविच, ये जो पट्टी है 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये यहाँ से लेकर के एक इन्होंने दुनिया को डिवाइड कर दिया। इधर जो कंट्रीज़ हैं उनको ईस्ट, इधर वालों को वेस्ट। वेस्ट में ये जो यूरोप था ये नियर वेस्ट, ये वाला समंदर जो था ये मिडल वेस्ट, और बिल्कुल इधर ये वाला फॉर वेस्ट। वैसे इन्होंने किया इसी लाइन के साथ, ठीक है, इसी लकीर के साथ। या इजिप्ट तक नियर ईस्ट, इजिप्ट से लेके ईरान तक मिडल ईस्ट, और फिर या पाकिस्तान से इंडोनेशिया, मलेशिया तक ले जाओ तो फॉर ईस्ट। इस तरह अंग्रेज़ों ने एक अपने हिसाब से दुनिया को डिवाइड किया। देखो भाई, कुछ बड़ी अहम, जब ये मैप है ज़बरदस्त वाला हमारे पास, तो ये एक चीज़ आपको और दिखाऊं, ये इक्वेटर है, किससे गुज़र रही है? अफ्रीका से गुज़र रही है। और ये देखें, यहाँ से ये आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड भी आता है। ये वो मुकाम है जहाँ पे ये आपका पीएम और इक्वेटर दोनों आपस में क्या है, मिलते हैं, साउथ टैम के पास, ठीक है, ये जजीरों के पास। ये भी चूँकि बड़ी अहम बात थी, इसलिए मैंने कहा बता दो, ये सवाल में आ जाता है। अब मिडल ईस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री तो इजिप्ट है, जिसे दरियाई नील की ज़मीन भी कहते हैं। अब दरियाई नील कहाँ से शुरू होता है, ये भी बड़े क्वेश्चन मार्क है। ब्लू नाइल की शाख यहाँ से शुरू होती है, इथोपिया से, और सूडान खर्दूम में आके मिलती है। और जो वाइट नाइल है, अब तक तो यही समझा जाता था कि लेक विक्टोरिया से शुरू है, और ये भी मिल जाता है। लेकिन अब नई रिसर्च है कि भाई लेक विक्टोरिया में अपना खुद का पानी थोड़ी है, उसको पानी तो इन दरियाओं से मिलता है, ज़ाहिर है, कॉन्गो वगैरह, और इनको कहाँ से मिलता है? तो अब ये एक नई बहस शुरू हो गई है कि नाइल रिवर की असल लेंथ क्या है और इसकी ट्राइब्यूटीज़ को शामिल करें। जैसे कि देखो, अमेज़न रिवर का भी आज तक सही नहीं पाया जा सका। इसलिए अक्सर होता है कि जी अमेज़न लंबा है, इतना ख़तरनाक इलाका है यहाँ का, आप आगे तक जा ही नहीं पाए इंसान आज तक, ख़ास तौर पे साउथ अमेरिका में। तो इसलिए ये आज तक हमारे लिए, चूँकि यहाँ बात हो रही है सूडान की भी मैंने बताई, ये तो साउथ सूडान जो अलग मुल्क हो गया, ठीक है, ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री थी। ये जो सूडान है, इसमें ज़ाहिर है अरब ज़्यादा थे, और यहाँ दारफूर या गैर अरब यानी अफ्रीकी ज़्यादा थे। बेसिकली इन्हीं अफ्रीकियों को दबाने के लिए ये RSF बनाई गई थी, रैपिड सिक्योरिटी फोर्स। यह अलहदाबाद आज यह खुद सूडान की हुकूमत के गले पड़ गई है। एक और इशू जो बड़ा हॉट है, जिस पे सवाल आएंगे कि भाई इथोपिया एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है, और उस डैम के बाद इजिप्ट को तो पानी मिलेगा ही नहीं, सूडान तक तो फिर पानी आएगा, इजिप्ट बंजर हो जाएगा। इजिप्ट ने इथोपिया से रिक्वेस्ट की कि भाई ठीक है, डैम बनाना है बनाओ, लेकिन ज़रा स्लो बनाओ, 10 साल में अगर ये बनाओगे तो हम कोई ना कोई ऑल्टर कर लेंगे, एक मसनूई दरिया बना देंगे। लेकिन इथोपिया इस बात को नहीं मान रहा, और ये जंग करने को तैयार बैठा है इस बात पे। खैर, इजिप्ट की जहाँ तक बात है तो इजिप्ट भी कम पावरफुल नहीं है, बल्कि ज़ाहिर इथोपिया से ज़्यादा है। लेकिन ये जंग होगी कैसे? क्योंकि देखो,
दोनों का तो बॉर्डर भी नहीं मिलता, इथोपिया का तो कोई समंदर भी नहीं है, तो क्या एयरफोर्स की जंग होगी? हो सकता है। लेकिन इजिप्ट वाले दरियाए नील से भी एक बड़ा रिवर सिस्टम मसनूई बनाने पे कर रहे हैं। क्या सिर्फ इजिप्ट ही मसनूई रिवर बना रहा है? नहीं, सऊदी अरब भी एक ऐसा ही रिवर बना रहा है जो दरियाए नील से लंबा होगा। आप बोलोगे सर दरियाए नील से लंबा क्या? दरियाए नील तो यहाँ से भी यहाँ तक, यहाँ से देखिए ये स्ट्रेट चल रहा है। ये रिवर इस तरह बनेंगे, पूरे पूरे घूम रहे होंगे। सऊदी अरब वाले पूरे सऊदीया में घूमेगा, इजिप्ट वाले इजिप्ट में घूमेंगे। रेड सी तो इनके पास ही है। रेड सी है, देखिए समंदरी पानी है, इसे मीठा करेंगे और ये मीठा करके ये पूरे यहाँ से यहाँ तक घूमता रहेगा और फिर इधर वाले समंदर में जाके गिर जाया करेगा। ये प्लान है इनका, और ऐसा ही प्लान इजिप्ट की गवर्नमेंट कर रही है। वो भी यहाँ से दरियाए नील का जो पानी बचेगा वो प्लस रेड सी से पानी निकाल के मेडिटेरियन में गिराएंगे। तो ये दोनों ने प्लान किया हुआ है। अब देखो ये है सुइस कैनाल, मशहूर ज़माना, ठीक है, सुइस कैनाल। अब पहले सुइस कैनाल नहीं थी, सिर्फ क्या था, यहाँ पे एक गल्फ था, इसको बढ़ा के यहाँ तक मिला दिया गया। पहले ज़माने में भी तिजारत होती थी, बहरी जहाज़ आते थे और यहाँ पे आके ना जहाज़ जो थे सामान रख देते थे। यहाँ से जो सामान था ये ऊँटों के ज़रिए जाता था और फिर यहाँ बहरी जहाज़ों में। लेकिन जब से सुइस कैनाल बन गई तो ये मसला हल हो गया। इसराइल का जो क़याम हुआ है वो इस पट्टी के लिए हुआ है। ये ऐसी एक कैनाल की तरह गल्फ ऑफ अकाबा है, इस तरह सुइस कैनाल है। और अमेरिका का, ब्रिटेन का, इसराइल का प्लान ही ये कि यहाँ पे भी एक कैनाल बना दी जाए। आखिर ऐसा क्यों? एक तो सुइस कैनाल की अहमियत कम हो जाएगी, दूसरे सुइस कैनाल में वन वे ट्रैफिक होती है। जब जहाज़ इधर से जा रहे होते हैं उधर से नहीं आते, ज़ाहिर है इसके बाद टू वे ट्रैफिक हो जाएगी। इजिप्ट को इसराइल बोलेगा भाई तुम एक साइड का रखो रास्ता, हम दूसरी साइड का रखेंगे। तो ये प्लान है। खैर ये तो अभी रुका हुआ है, ज़ाहिर है कि मुस्लिम कंट्रीज़ का बड़ा शदीद रिएक्शन आ रहा है इसमें। अब यहाँ देखो, इसराइल के साथ ही जॉर्डन है और दरमियान में सी है, इसको डेड सी कहते हैं। जॉर्डन के साथ ही यहाँ सीरिया है जिसकी गोलान हाइट्स इसराइल ने छीनी हुई, और ये लबनान है। देखो जो पहली सलीबी वॉर हुई थी ना, फर्स्ट क्रूसेड, ये भी बता दो, ज़ाहिर है बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के पास था और दो बड़ी सुपर पावर थी मुसलमानों में उस वक्त। सल्तनत अब्बासिया इतनी पावरफुल नहीं रही थी बगदाद की, लेकिन जो इनकी सल्तनत थी, ठीक है, अब ये जो सल्तनत बगदाद थी, एक मुसलमानों की मेन खिलाफत थी बगदाद में, दूसरी खिलाफत थी फ़ातिमी खिलाफत, ये इजिप्ट और पूरे नॉर्थ अफ्रीका में, तीसरी खिलाफत थी जो स्पेन में उंदलस में थी। लेकिन इसको असल खिलाफत कहते थे बगदाद को, ये दोनों ज़ेली खिलाफतें कहलाती थी। ज़ेली खिलाफत यानी वो अपने आप को कहते थे खलीफा, कुछ मखसूस कंट्री ने खलीफा मानती थी। सारी दुनिया किसको मानता था आलम इस्लाम? वो बगदाद के अब्बासी खलीफा का। तो अब हुआ ये कि ये सारा इलाका ना सल्जूकियों के पास था, और सल्जूकी ज़ाहिर है किसको खलीफा मानते थे? बगदाद के खलीफा को। और ये इलाका बैतुल मुक़द्दस और आसपास का फ़ातिमीद के पास था। फर्स्ट क्रूसेड में जो सलीबी जंगें हुई थी, तो सलीबी यहीं से आए थे, 10 लाख की फ़ौज। और जैसा देखो आज हमारे यहाँ है, बहुत सारे लोग मज़हब को मिसयूज़ करते हैं, यूरोप में सेम सिचुएशन थी उस ज़माने में। वो लोग भी सिविलाइज नहीं थे, बिल्कुल अनसिविलाइज थे, तो उसको जज्बाती आवाम को करके बहकाया गया मुसलमानों के और जूइश के ख़िलाफ़। और मुसलमानों की बारी तो पहले बाद में आई थी, पहले जूइश को चुन चुन के यूरोप में मारा था इन सलीबियों ने। और 10 लाख की इनकी जो फ़ौज आई वो यहाँ आई और आकर के मुख्तलिफ़ मुसलमानों के शहर, मौजूदा तुर्किया उस वक्त क्या कहलाता था, इसको कहते थे एशियाई कोचक, ठीक है, हाँ, या सल्तनत रोम। तो यहाँ आकर के सल्जूकी, अब सल्जूकियों के 300 बादशाह जो थे उस वक्त सिविल वॉर चल रही थी, सब छोटे छोटे सल्तनतें हो गई थी, किसी की 5000, किसी की 3000, 4000 फौज। तो ज़ाहिर उनको मारना कौन सा मुश्किल था, बढ़ते बढ़ते आगे गए। और फिर ये सीरिया है, सबसे ज़्यादा मुश्किल इनको इसी इलाके में हुई थी। यहाँ मुसलमानों के पास एक बड़ा मजबूत किला था और लग रहा था कि सलीबी हार जाएंगे क्योंकि सारा खाना पीना ख़त्म हो गया था। लेकिन वह एक ऐसा शख्स जो कि मुसलमान नहीं हुआ था, फ़िरोज़ नाम का आदमी, उसने मुखबरी कर दी और बता दिया कि कौन सा इलाका है जहाँ से किला फतह हो सकता है।
क्योंकि दुनिया भर के मुसलमानों ने इस किले के मुसलमानों की मदद के लिए फ़ौज भेज दी थी और वो अगले दिन ही पहुंचने वाली थी। अगर अगले दिन ये फ़ौज आ जाती तो घेरे में आके मर जाते, लेकिन उसी एक दिन में इन्होंने किले पे कब्ज़ा कर लिया और जब किले पे कब्ज़ा हो गया तो बाकी मुखालिफ फ़ौज का भी मुकाबला किया। उसके बाद ये यहाँ से आगे बढ़े और बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो गए। अब अनफॉर्चुनेटली फ़ातिमी खिलाफत के भी दोनों शहज़ादे आपस में लड़ पड़े थे, चुनाचा कोई मुकाबला करने वाला नहीं रहा और इन्होंने बैतुल मुक़द्दस भी मुसलमानों से छीन लिया। यह अलहदा बात है कि बाद में अम्मादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन, पहली सलीबी वॉर से मुसलमान आ रहे थे, उसके बाद मुसलमानों को अकल आ गई थी और सारी दुनिया के मुसलमान फिर से एक हो गए थे। और जो इजिप्ट के और स्पेन के मुस्लिम खलीफा थे उन्होंने भी किन के हाथ पे बैत कर ली थी? बगदाद के खलीफा को अपना लीडर मान लिया था, यानी असल खलीफा, और ये दोनों फिर मुसलमानों में नाइब खलीफा की हैसियत से आ गए थे। और क्रिश्चियन अम्मादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी, देखो सब में अच्छे लोग हैं, पर बस ये था कि उस वक्त एक भड़का दिया गया था, झूठी झूठी तस्वीरें दिखाई गई थी कि नौज़ुबिल्लाह मुसलमान बड़े जुल्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और कुछ ऐसी बातें जो मैं रिपीट भी नहीं कर सकता। नतीजा ये हुआ कि वो भड़कने में आ गए, वही जज्बाती बातें, और मुसलमानों को मुकाबले के लिए चल पड़े। पहली सलीबी वॉर से मुसलमान आ रहे थे, सेकंड थर्ड में अम्मादुद्दीन जंगी, नूरुद्दीन जंगी और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने सारी इलाके मुसलमानों से वापस ले लिए। चौथी, पाँचवीं, छठी में सलीबियों ने दोबारा कब्ज़ा करना चाहा लेकिन नाकामी हुई, मगर सबसे बड़ी शिकस्त हुई सातवीं में ज़ाहिर बेबरस के हाथों, और उसके बाद सलीबी जंगें बहुत अरसे तक रुक गई। फिर बाद में हुई थी सल्तनत उस्मानिया से सैकड़ों साल बाद। याद रहे ये तब की बात है जब सल्तनत उस्मानिया का वजूद नहीं था। अब यहाँ पर आ जाए तो देखो, ये है इराक़ जिसका कैपिटल बगदाद है, और ये छोटी सी कंट्री कुवैत है जिस पे इराक़ ने कब्ज़ा भी कर लिया था। यहाँ ये सीरिया का इलाका है। अब देखो, सीरिया का ये नॉर्दर्न इलाका, इराक़ का नॉर्दर्न इलाका, ईरान का नॉर्दर्न और तुर्की का ये इलाका, यहाँ जो लोग रहते हैं कुर्द लोग रहते हैं, कुर्द नस्ल के, और ये चारों मुल्कों में मौजूद है। लेकिन चारों मुल्क नहीं चाहते कि कुर्द स्टेट कहीं भी बने, क्योंकि एक जगह बनेगी तो बाकी जगह पे भी मुतालबा करेगी। और कुर्द स्टेट के पीछे भी ज़्यादातर इसराइल का हाथ है। वो चाहते हैं कि ताकि अनस्टेबिलिटी रहे, क्योंकि देखो कुर्द को कहीं प्रॉब्लम नहीं थी। ईरान वाले भी कुर्द वालों को बड़ा अच्छा रखते थे, बगदाद वाले भी, सीरिया वाले भी, तुर्की वाले भी। कुछ अलहदगी पसंद उठे और मेन या तो ये होता है कि वहाँ ज़्यादती हो रही होती कुर्द के साथ, ऐसा नहीं था। तो ये एक पूरा गेम था। और अब सीरिया और इराक़ में इनके खुद मुख्तार इलाके बन चुके हैं ऑलरेडी। तुर्की में जो मेजॉरिटी कुर्द है वो अपनी हुकूमत के साथ। हम यहाँ जाओ, देखो ये जॉर्जिया भी USSR से अलग हुआ था, तमाम इसके दो मुल्क अबासाकी और साउथ ओसेटिया दोबारा रशिया ने छीन लिए। ये पूरा इलाका कोसोवस कहलाता है, जॉर्जिया, अज़रबैजान और आर्मीनिया साउथ कोसकस, और ये नॉर्थ कोसकस है ग्रोजनी यानी कोकाफ इसीलिए तो मशहूर था पहले भी। पहाड़ियाँ बड़ी ऊंची थी, 15 से 1000 फीट से लेके 20-22 हज़ार फीट तक, जबकि यहाँ याद रहे बाकी पहाड़ियाँ 1000-2000 फीट से ज़्यादा बड़ी नहीं है, और स्याह पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो ये जो सातों स्टेट हैं इधर के ग्रोजनी, ये सारी मुसलमान स्टेट्स हैं जिन पे रशिया का आज भी कब्जा है। अगर रशिया टुकड़े होगा तो ये 7 मुल्क भी आज़ाद हो जाएंगे ब्लैक सी और कैस्पियन सी के दरमियान में। अज़रबैजान और आर्मीनिया में भी जंग हुई थी। अज़रबैजान की मदद किसने की थी? तुर्की और पाकिस्तान ने, और आर्मीनिया को शिकस्त दे दी थी। अब ये आ जाता है ईरान। यहाँ देखो तेहरान है, ये शहराज बड़ा अहम शहर है, और ये है बंदर अब्बास। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है। यहाँ से जो गल्फ से निकलते हैं जहाज़, इधर से 40% पेट्रोल सप्लाई इधर है, और फिर वो इधर से निकलती है सप्लाई। जिबूती में दुनिया के हर मुल्क ने अपनी बेसिस बनाई हुई है, क्योंकि जब यहाँ यमन में सिविल वॉर चढ़ रही थी तो ख़तरा था कि उन किसी के बहरी जहाज़ टारगेट ना हो। फिर देखो सुएज़ कैनाल से भी यहीं से गुजरना है, और अगर इधर से भी आना है तो इधर से गुजरना है बहरी जहाज़ों में। तो जब से ईरान सऊदीया की दोस्ती हो गई है तो उसके बाद अब ये इलाका भी काफ़ी बेहतर हो गया है, और अब जहाज़ों को फ़िलहाल कोई ख़तरा नहीं है। ये यमन है, यहाँ भी इस वक्त अब अमन मुआहदे की बात चल रही है। अदन और सना दो बड़े अहम शहर है। ये ओमान है, और ओमान का भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है ये ईरान और सऊदीया का मुआहदा कराने में। यहाँ UAE है। UAE के 7 स्टेट्स पहले अलग अलग मुल्क होते थे,
फिर ये एक मुल्क बन गए। इधर ये कतर है और इधर बहरीन है जो कि एक जजीरा है। कतर और सऊदीया के ताल्लुकात भी बीच में ख़राब हो गए थे, तो कतर को सेपरेट करने की कोशिश की थी सऊदीया ने, या नहरें बना के। तो ये पूरे का पूरा इलाका जो है वो आपका क्या कहलाता है, मिडल ईस्ट का इलाका कहलाता है। अब चाइना जो रूट बना रहा है, पाकिस्तान के रास्ते तो बना ही रहा है, एक वो ईरान के रास्ते भी बना रहे हैं रूट, एक यहाँ म्यांमार के रास्ते भी बना रहे हैं, और ये देखो थाईलैंड को भी यहाँ से भी एक स्ट्राइड निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी उनके जो बहरी जहाज़ आते हैं इधर से। तो मसला ये होता है कि इंडिया की बड़ी स्ट्रॉन्ग नेवी है, अमेरिका की भी स्ट्रॉन्ग नेवी है, तो ये ज़ाहिर है चाइनीज़ है, अपने पास हर ऑल्टर ऑप्शन रखते हैं कि अगर एक ऑप्शन बंद हो तो दूसरा मौजूद हो इनके पास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मिडल ईस्ट। आज मैं बात कर रहा हूँ मैप ऑफ गल्फ कंट्रीज़। गल्फ से मुराद क्या है, देखिए एक बात सुनिए। आपके पास एक होता है बे, एक होता है गल्फ, ठीक है। ये बहुत सारे आपने नाम सुने होंगे, पेनिनसुला। गल्फ किस बॉडी को कहते हैं, देखिए ये एक समंदर की बॉडी, ठीक है, जो तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई हो, तीन तरफ से लैंड से घिरी हुई हो, और एक बहुत छोटा सा पाथ उसको बाकी समंदर से मिला रहा हो, ये गल्फ कहलाता है आपका। अब ये जो हमारा गल्फ है, पर्शियन गल्फ कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी कंट्री ईरान, जिसका कभी नाम पर्शिया होता था, और इराक़। अब ईरान इराक़ दो बड़ी कंट्रीज़ हैं इस इलाके की, लेकिन दिलचस्प बात है कि जो पर्शियन गल्फ की बाकी 6 कंट्रीज़ हैं उनका एक अपना अलग ग्रुप बना हुआ है, जिसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कहते हैं। उसमें ईरान और इराक़ शामिल नहीं है। फिर कौन शामिल है, कुवैत, ये छोटा सा, जिसका कैपिटल भी कुवैत है, कभी इराक़ ने कब्ज़ा किया था। सऊदी अरब, ये सबसे मेन प्रोमिनेंट कंट्री है, और ये छोटा सा एक जजीरा है बहरीन, जिसका कैपिटल मानाम है। वेट अ मिनट, अगर कोई पूछे कि अरब कंट्रीज़ की सबसे छोटी कंट्रीज़, तो ऑफ कोर्स क्या नाम लोगे, बहरीन, जो कि कुदरती जजीरा है। अब इधर आता है कतर। कतर और सऊदी अरब के बीच में ताल्लुकात जब ख़राब हुए थे, तो सऊदी अरब से ही सिर्फ इनका एक जगह से बॉर्डर शेयर था, बाकी 3 जगहों पे समंदर था। तो सऊदी अरब ने यहाँ पे भी नहर खोदनी शुरू कर दी थी ताकि उनको बिल्कुल आइसोलेट कर दें। अब ताल्लुकात दोबारा बेहतर हो गए। कतर, जिसका कैपिटल है दोहा, और यहाँ आता है यूएई। अबू धाबी, दुबई समेत 7 स्टेट्स हैं, जिनमें से शारजा क्रिकेट के लिए मशहूर है। लेकिन अब जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है खलीफा बुर्ज दुबई, वो यहीं है, 828 मीटर या 2713 फीट। आपको पता है उससे पहले जो बिल्डिंग थी ताइबे, ताइवान में, ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, ये उससे एकदम 62% ज़्यादा ऊंची है। आमतौर पे जब पुरानी बिल्डिंग नई बिल्डिंग पुरानी बिल्डिंग का रिकॉर्ड टूटती थी ऊंचाई में, तो उससे या तो 5% ज़्यादा होती थी या 10% ज़्यादा था, 13%। इन्होंने एकदम इतनी बुलंदी पे तोड़ा। रीज़न ये था कि खलीफा बुर्ज दुबई वाले ये चाहते थे कि बहुत अरसे तक कोई हमारा रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, और इस वक्त है ये। सऊदी अरब ने बीच में जद्दा टावर बनाना चाहता, वो भी रुक गया, क्योंकि इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाना आसान नहीं है। हालांकि कुछ कंट्रीज़ ने उसी इंजीनियर को हायर किया है जिसने खलीफा बुर्ज दुबई बनाया है, लेकिन अभी तक किसी को सक्सेस नहीं मिली। पैसा भी बहुत चाहिए, रिस्की प्रोजेक्ट होते हैं। तो ये तो हो गई यूएई की बात। इधर अब आ जाता है ओमान। ओमान, जिसका कैपिटल मस्कत है। पाकिस्तान ने कभी गवादर बेचा था ओमान को, फिर दोबारा इन्हीं से ख़रीदा है। तो देखो, सऊदी अरब, यूएई तो दो बड़े अहम कंट्रीज़ हो गई। कतर हो गया इस रीजन की कंट्री, ओमान हो गया, और एक हो गया ये यमन। यहाँ जो आप देखोगे समंदर बहुत नैरो सा हो जाता है। अब यहाँ ईरान की कुछ सी पोर्ट्स हैं, और ज़ाहिर है ईरान अमेरिका की नहीं बनती है। जितनी यहाँ से पेट्रोल गुजरता है उसे यहाँ ईरान के करीब से गुजरना पड़ता है, और यहाँ अक्सर जो है कशीदगी रहती है अमेरिका और ईरान की। तो अब सऊदी अरब समेत सारी गल्फ कंट्रीज एक मुतबादिल रूट बना रही हैं। वो कैसे? यहाँ से पाइपलाइंस निकालना शुरू कर रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर पाइपलाइन यूएई की और कुवैत की, कतर की, बहरीन की इसी साइड पे है। तो अब यहाँ से लाइन बनाना शुरू कर रही हैं, क्योंकि यहाँ से देखो फ़ायदा क्या होगा, रेड सी में, और रेड सी से सुएज़ कैनाल यूरोप तक जाना भी आसान होगा डायरेक्ट। तो इस वक्त ये प्लानिंग चल रही है। अच्छा, ये जो इलाका है रेड सी, यहाँ से भी देखो समंदर से, रेड सी से होते हुए, तो यार जबूती है ना,
जबूती में चाइना ने भी ना अपना एक नेवी का अड्डा बनाया हुआ है, और ज़्यादातर कंट्रीज़ के नेवी के अड्डे इस इलाके में भी हैं, क्योंकि ये भी बड़ा अहम चौक पॉइंट है, ये भी बड़ा अहम चौक पॉइंट है। चौक पॉइंट उनको कहते हैं जो इकोनॉमिकली भी बड़े अहम हों और जहाँ कभी भी जंग होने का चांस हो सकता है, क्योंकि देखो बड़ा नैरो पैसेज है, अगर ये ब्लॉक हो जाए तो पेट्रोल नहीं निकल सकता। यहाँ भी यही सेम सिचुएशन है। ये तो बल्कि दुनिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं, जितनी भी एशिया की यूरोप से तिजारत होती है वो सारी यहीं सुएज़ कैनाल से होती है। कभी यहाँ पे कशीदगी हो जाएगी तो ये भी मामला ख़त्म।